हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स को डिस्कस किया था, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस किया था, जो कि पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस में डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं। एडेनाइलिक एसिड, गोनेलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। तो हमने इनके सारे चीजों के बारे में बात की थी और स्ट्रक्चर पूरा डील किया था कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बने। अब आज उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर के बारे में बात करनी है, यानी कि डीएनए या आरएनए के बारे में। लेकिन हम बायोमोलिक्यूल्स डील कर रहे हैं, तो हमें न्यूक्लिक एसिड को मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी करना है। तो हम डीएनए को एज अ फोकस लेते हुए, डीएनए पे फोकस करते हुए हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को यहाँ डील करेंगे, उसको मॉलिक्यूलर लेवल तक डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ चीजें हैं, पहले उनके बारे में बात करती हूँ। डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसकी डिस्कवरी जो है उसका कंट्रीब्यूशन जाता है फ्रेडरिक मिशर को। फ्रेडरिक मिशर को कंट्रीब्यूशन जाता है, लेकिन उन्होंने 1869 में इसकी डिस्कवरी की थी एज एन एसिडिक कंपोनेंट, जिसे उन्होंने न्यूक्लियन कहा। न्यूक्लियन उसको नाम दिया। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट था वो एसिडिक कंपोनेंट, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वो जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डील करोगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर भी जानना था डीएनए का, है ना, वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए भी फर्दर बहुत काम हुआ। ठीक है, जिसमें से हम जो मॉडल फॉलो करते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉलो करते हैं, वो बेस्ड है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पे। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पे जो दिया गया 1953 में। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, यानी कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने मॉडल दिया है, और ये मॉडल एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा पे बेस्ड है, जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने दिया था। एंड मॉरिस विल्किंस ने। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रेक्शन किया था डीएनए पे, और डीएनए का 3D स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट किया। इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रेक्शन करके डीएनए का 3D स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट किया, और उसी के बेसिस पे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल दिया जो एक्सप्लेन करता है डीएनए के स्ट्रक्चर को। ठीक है, डाटा इनका था, मॉडल जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का था। ठीक है, अब ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पे ही बेस्ड अब हम स्ट्रक्चर डील करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं इस तरीके से। हम बहुत ज्यादा फैमिलियर है स्ट्रक्चर से, राइट। दो स्ट्रैंड्स हैं, एंटी पैरेलली अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये आ गया 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। अब ये दो स्ट्रैंड्स है, बीच में बॉन्ड्स होंगे इन दोनों स्ट्रैंड्स के। इस तरीके से स्ट्रैंड्स रहेंगे एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब जानते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, पूरी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है। ठीक है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है। ठीक है, एंड दिस 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल टर्म ध्यान से सुनेंगे, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, आप देख रहे हो स्ट्रैंड्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड नहीं है। जैसे अगर हम 2 धागा ले लेते हैं या रस्सी ले लेते हैं, ठीक है, रोप ले लेते हैं, 2 रोप्स को आपस में ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ कॉइल हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है कि पोल है, और इस पोल के अराउंड स्टेयरकेस अरेंज्ड है। ठीक है, हेलिकल स्टेयरकेस है। हेलिकल स्टेयरकेस में क्या होता है, 2 एंड्स होते हैं पैरेलल।
ठीक है, बीच में स्टेयरकेस होता है, 2 एंड्स होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है, बिल्कुल वैसे स्ट्रैंड्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड नहीं, स्टेयरकेस की तरह पैरेलल अरेंजमेंट होगा। बट यहाँ पे हम एंटी पैरेलल क्यों कह रहे हैं? एंटी पैरेलल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो अलग है, एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड दूसरे स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड को फेस कर रहा है, बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट लगा लो, ये इस तरीके से अरेंज है, यहाँ इसका हेड है, यहाँ टेल है, बिल्कुल इससे अपोजिट अरेंजमेंट, 2 स्ट्रैंड्स हैं, पैरेलली है, ठीक है, लेकिन एक का हेड दूसरे के टेल को फेस कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा अरेंजमेंट है, तो 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड को फेस कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे मैं मेंशन कर देती हूं 3 प्राइम एंड ऑफ वन faces 5 prime end of other, ठीक है। सो अब ये दो स्ट्रैंड्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 स्ट्रैंड्स जो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, ये है न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अरेंज्ड है। सो आप ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो अब यहां पे इमेजिन करें, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन, फाइन, और यहाँ पे गोनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, इस तरीके से अरेंजमेंट है, और यहाँ पे इस तरीके से थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गोनिन जुड़ जुड़ के अल्टीमेटली ये चेन बन गई है लंबी वाली। और ऐसा ही नहीं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 स्ट्रैंड्स के बीच में दिख रहा है। तो इतना सा मैं एक डायग्राम जो है, इतना पोर्शन ले रही हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा इलेबोरेट करूं अगर, तो ये है स्ट्रैंड, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसने हेलिकल अरेंजमेंट लेना है इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रैंड आ गया, ये स्ट्रैंड आ गया। अब इसमें क्या है, ये वाला पोजीशन जो है, यहाँ पे लेट से एडेनिन है और यहाँ पे थाइमिन है, ये बीच में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन थाइमिन के आगे अब एक दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, लेट से यहाँ पे अब गोनिन है, अब गोनिन के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा। तो एडेनिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड है, थाइमिन गोनिन के बीच में बॉन्ड है, साइटोसिन गोनिन के बीच में बॉन्ड है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। सो हम जानेंगे ये जो मेन चेन बन रही है, यानी कि थाइमिन, गोनिन, एडेनिन, साइटोसिन, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है। सो आप देखोगे जो मेन चेन है उसमें रहता है जो बॉन्ड, वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। और जो इंटरचेन है, ठीक है, इंटरचेन यानी कि 2 चेन्स के बीच में, इंट्राचेन नहीं, इंट्राचेन तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ गया, थाइमिन, गोनिन, एडेनिन, साइटोसिन के बीच में मेन चेन में, ठीक है। जो इंटरचेन बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी एडेनिन, यहां पे भी हमने एटी लिखा, यहां पे भी एटी लिखा, जीसी जीसी, है ना। तो आप देख रहे हो कि स्पेसिफिक पेयरिंग हो रही है, एडेनिन जो है इट ऑलवेज गेट्स पेयर्ड विथ थाइमिन, ऑल्दो हम इसमें सिंगल सिंगल लाइन दिखा रहे हैं, बट सिंगल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के केस में कर रहे हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को, एडेनिन और थाइमिन जो है वो ही आपस में पेयर होते हैं और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स लेंगे, 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स कभी भी सेम नहीं होंगे। मैं यहाँ पे अगर सीक्वेंस बनाऊं, इस जगह पे, यहाँ पे अगर टी आ गया दोबारा से, यहाँ ए आएगा, यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे जी आएगा तो यहाँ पे फिर से सी आ जाएगा। सो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट बन जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए जी टी सी जी है, यहाँ पे टी सी ए जी सी है ना। तो अलग अलग सीक्वेंस है, तो 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कभी भी सिमिलर नहीं होते, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि एडेनिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है हमेशा थाइमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज साइटोसिन और गोनिन आर ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किसके साथ कर रहा है? साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है। सो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और कहते हैं कि डीएनए जिसमें साइटोसिन या गुआनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो उस बॉन्ड में दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने में ज्यादा दिक्कत होती है। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये रीजन है। सो अब इंटरचेन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, एडेनिन और थायमिन के बीच में बनता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बनता है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स जो है दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी भी दोनों स्ट्रैंड सिमिलर नहीं होते हैं। फाइन। सो अब हम बात करेंगे पिच की। पिच जो है वो क्या है, इस हेलिक्स से लेकर यहां तक जो कर्व आता है, यानी कि पूरा कर्व जो आ रहा है, पूरा टर्न जो आ रहा है, पूरा टर्न कैसे काउंट होगा, पूरा हेलिक्स कैसे काउंट होगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा टर्न आना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा टर्न। ठीक है, इस पूरे टर्न को यानी इस पूरे हेलिक्स को जो है उसमें क्या है, अब देखो डीएनए स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रेट नहीं है, हम डिस्टेंस नहीं कह सकते। ठीक है, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि कितनी पिच है यहाँ पे। ठीक है, मैं टर्म यहां पे यूज कर रही हूं पिच, एनसीईआरटी ने पिच टर्म यूज किया है। ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं पिच ऑफ डीएनए। सो हम यहाँ पे डिस्टेंस टर्म यूज नहीं कर सकते, लेंथ टर्म यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए स्ट्रेट नहीं है, डीएनए स्ट्रेट नहीं है, वो ट्विस्ट कर रहा है ना, कर्व्स ले रहा है, हेलिक्स बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसने जब हेलिक्स बनाया तो एक हेलिक्स में जो पूरा डिस्टेंस बनता है, जो पूरी लेंथ बनती है, उसे हम पिच कहते हैं। तो इस पिच जो है, ये पिच जो है इट इज 3.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी कि 10 रेज टू पावर -9 मीटर। ठीक है, तो 3.4 नैनोमीटर की पिच है, यानी कि पूरी एक हेलिक्स की जो लेंथ आती है वो 3.4 नैनोमीटर आती है, जिसमें से आप एक पर्टिकुलर हेलिक्स में कितने बेस पेयर देखोगे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर देखोगे एक हेलिक्स में। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स। हम बेस पेयर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक पोजीशन पे एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, है ना। दो डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट बना रहे हैं यहाँ पे। सो अरेंजमेंट कितना न्यूक्लियोटाइड का है, दो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तो कितना हो गया बेस पेयर। एक पोजीशन जो है वो एक बेस पेयर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए 10 बेस पेयर्स होंगे एक हेलिक्स में। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के जो बीच में डिस्टेंस होता है वो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस जो है बिटवीन बेस पेयर वो कितना हो गया, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, सो इस तरीके से 0.34 नैनोमीटर जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ठीक है, वो अब न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे और अल्टीमेटली डीएनए जो है वो क्या करता है, 3.4 नैनोमीटर की पिच मेंटेन कर लेगा। ठीक है, सो इस तरीके से टर्न रहेगा, और हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो अरेंज्ड है थोड़ा टिल्टेड अरेंजमेंट में, जिसकी वजह से डीएनए हेलिकल अरेंजमेंट में है, कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा, इसीलिए डिस्टेंस या लेंथ ना लिख के हम यहाँ पे पिच लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग याद रखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के दौरान भी डील करेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो डीएनए से जुड़ा है, वो जेनेटिक मटेरियल है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट भी हम डील करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग है अभी, बट यहाँ पे हम सिर्फ इतने स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और अल्टीमेटली ये हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग याद रखेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को, और डीएनए की जब सिंथेसिस होनी होती है तो यही कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग काम करती है। ठीक है, सो अब देखते हैं इतने से पोर्शन का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे होता है, इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, सो जानते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
कैसे बनेगा, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है और उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहा जाता है। सो अब बॉन्डिंग अरेंजमेंट डील करने वाले हैं हम डीएनए के केस में। अगेन पोजीशंस मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 प्राइम एंड पे देख रहे हैं। यहाँ पे अगर एडेनिन है अगेन तो थाइमिन आएगा, एडेनिन के नीचे गुआनिन है तो साइटोसिन यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो इन दो पोजीशंस को ड्रॉ करते हैं और डील करते हैं, समझते हैं कि कैसे बॉन्ड बन रहा है। सो अब डिऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ये है डिऑक्सीराइबोज शुगर। इस पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, तो मैं डायरेक्टली ए लिख रही हूं। ठीक है, 3 प्राइम पोजीशन पे सबसे पहले ए है। सो अब ये आ गया CH2 O POH OH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आ गए हमारे पास पोजीशंस। ठीक है, फर्स्ट ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड है थाइमिडाइलिक एसिड, राइट। सो ए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कौन करता है, थाइमिडाइलिक एसिड। ये आ गया नाइट्रोजनस बेस, ये पी लिख रही हूं। ठीक है, हम CH2 सेम अरेंजमेंट, P डबल बॉन्ड O OH एंड OH। फाइन। अब क्या है यहाँ पे, हम थर्ड पोजीशन भी मार्क करने वाले हैं। सो ये फिफ्थ है, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है और ये थर्ड है, H एंड OH, थर्ड पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड आ गई, H और OH। ठीक है, हमें थर्ड पोजीशन भी चाहिए। अब क्या है, एडेनिन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये बन गए बेस पेयर्स। फाइन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। अब हमें आगे का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी कि ये पोर्शन दिखाने के लिए, ये बॉन्ड दिखाने के लिए, ये वाला बॉन्ड, इसके लिए नीचे वाले अरेंजमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ऐसे बहुत इजी। एडेनिन के नीचे क्या है, गुआनिन। ठीक है, सो गुआनिन बनाने गुआनिलिक एसिड बना लेते हैं। सो गुआनिलिक एसिड में यहाँ पे गुआनिन आ गया। ठीक है, ये H और OH, थर्ड पोजीशन मार्क कर रही हूं, बाकी नहीं। CH2 O P डबल बॉन्ड O OH एंड OH। फाइन। अब गुआनिलिक एसिड के अपोजिट साइटिडाइलिक एसिड है, ये आ गया CH2 O P डबल बॉन्ड O। सेम वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बस फर्क कहां आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस में। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन हमें मार्क करनी है, ये आ गया H और OH। फाइन। सो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन। हमेशा फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। अब ये इसके बीच में गुआनिलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड, गुआनिन और साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये। सो ये दो बॉन्ड्स के बारे में हमने बात कर ली। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो मेन फोकस है हमारा। सो अब क्या है, एडेनाइलिक एसिड यानी कि एडेनिन वाली साइड जो है वो 3 प्राइम एंड है। ठीक है, सो अब हम 3 और फिफ्थ पोजीशन यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसकी थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे फोकस करने वाले हैं। तो अगर 3 प्राइम एंड है एक स्ट्रैंड का, ठीक है, तो वो तब बनता है जब उसकी साइड थर्ड कार्बन का OH जो है वो फ्री हो। ठीक है, तो हम यानी कि इस एडेनाइलिक एसिड के थर्ड कार्बन को यूज नहीं करेंगे बॉन्डिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस फॉस्फेट ग्रुप का यानी कि फिफ्थ कार्बन के पोजीशन को यूज किया, इस OH को यूज किया और इस 3 के OH को यूज किया। ठीक है, यहां से OH गया और यहां से अगेन एक स्ट्रक्चर हो गया, H गया। ठीक है, अब ये एक H गया, एक OH गया। ठीक है, यहां से H और वहां से OH, क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ठीक है, सो अब यहां पे जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके मैं दिखा दूंगी। फिलहाल इसकी फिफ्थ पोजीशन, इसकी थर्ड पोजीशन यूटिलाइज हुई। ठीक है,
इसकी थर्ड पोजीशन फ्री है, इसकी फिफ्थ पोजीशन फ्री है। तो आप देख रहे हो जो जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, ए के बाद गोनिन, उसके बाद नेक्स्ट 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 ऐड होते गए, तो लास्ट में 5 प्राइम एंड है ना उसके अपोजिट। वो इसीलिए क्योंकि जब जैसे जैसे बॉन्डिंग बनती जाएगी, अब इस फिफ्थ की नेक्स्ट के थर्ड के साथ बनेगी, फिर इस नेक्स्ट के फिफ्थ की थर्ड के साथ बनेगी, तो लास्ट में हमेशा फिफ्थ कार्बन फ्री रह जाएगा और सबसे ऊपर थर्ड कार्बन फ्री है। तो जो कार्बन फिफ्थ या थर्ड में से फ्री होगा वो ही पोलैरिटी रह जाती है स्ट्रैंड की। ठीक है, अब यहां पे अपोजिट होगा, इसका फिफ्थ कार्बन यूज हुआ तो इसका थर्ड यूज होगा। यहां पे थर्ड से H गया, यहां से OH गया, अगेन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, फिफ्थ कार्बन फ्री है 5 प्राइम एंड, यहां पे हमेशा थर्ड कार्बन फ्री रहेगा एंड में, तो 3 प्राइम एंड। ठीक है, सो ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का अरेंजमेंट। ठीक है, सो ये है पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से। अगेन यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई। ठीक है, अगर तो मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी करके यानी कि ये पोर्शन अभी रेज करके दिखाऊं स्ट्रक्चर में, तो अब ये बॉन्ड ऐसा रह जाएगा, ये बॉन्ड रह गया ऐसे, ये 3 पोजीशन पे O रह गया था, ये बॉन्ड है। अब यहां पे ये O है, ये बॉन्ड ये इस तरीके से, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये और ये, और इसी की वजह से थोड़ा सा टिल्ट क्रिएट होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे मैंने कहा, जो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में डील करेंगे। तो यहां से हमने कंप्लीट किया न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल्ड होता है, इसीलिए हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। बाकी आरएनए से जुड़ी जो भी डिटेल्स हैं वो हम अगेन उसी चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे ट्रांसलेशन भी डिस्कस करना होता है। फाइन, सो आज कंपाइल करते हैं यहीं पे लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बायोमोलिक्यूल्स से जुड़ी चीजों के बारे में, क्योंकि हमें अभी एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, सो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करवाने के लिए भी और नए बायोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए भी। ठीक है, सो एंजाइम्स पे फोकस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।